गुड इवनिंग सभी मित्रों को, दोस्तों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार। ऐसा है कि बातों में से बात निकलती है। तो ऐसा ही हुआ, बर्थडे के दिन मैंने सोचा कि सभी दोस्तों को जिन्होंने हैप्पी बर्थडे की बधाई दी है, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, कुछ उर्दू में, जो भी हो भाषा, तो ज़्यादातर तो आजकल लोग अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इतने सारे उसमें मैसेज थे, तो मैंने सोचा मेरी उंगली घिस जाएगी, ऐसा टिक टिक करते मुझे एक साथ भेजना नहीं आता है, तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो मैंने सोचा कुछ बोल दिया जाए, बहुत दिन हो गए, बातचीत भी नहीं हुई है और लोगों से संपर्क जो था, ताना बाना था, आदान प्रदान, लेना देना, बातचीत का जो हमारा संबंध था, वो धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। खैर, एक दिन तो सब कुछ भुलाना ही है, लेकिन जब तक हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, कभी कभी अच्छा होता है कि कुछ बातचीत कर लिया जाए। तो उसी सिलसिले में नेपाल से माँ आत्मो देवकी ने एक सवाल पूछ लिया, एक प्रश्न पूछ लिया कि वो भी ओशो के सिंबल्स के बारे में। तो पहले उनका सवाल जो है, प्रश्न है, मैं वो पेश करता हूँ कि लिखा है उन्होंने। स्वामी जी प्रणाम, आई एम माँ आत्मो देवकी फ्रॉम नेपाल। I met you while you came in Nepal last time. How are you nowadays? I think you have so many questions to answer. Whenever you have time, please write about Osho's symbols, 5 symbols. उन्होंने 5 सिंबल भेजे हैं, जिसकी मैं तस्वीर दिखाता हूँ और कमेंट बॉक्स में मैं साफ साफ ये लिख दूंगा आपको, शायद आपको कुछ नज़र आ जाए। ये देखिए, ये जो सिंबल है ना, ऊपर दिखाई देते हैं, तो ये देवकी ने मुझे भेजा है। तो मैंने ज़रा इन सिंबलों को गौर से मैंने इन सिंबलों को देखा, तो मुझे लगा कि एक सिंबल इसमें मिसिंग है। तो मैंने कहा खैर, बहुत पुरानी बातें हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा सिंबल। तो मेरे पास एक छोटी सी पुस्तिका, एक किताब छोटी सी थी, जो उस ज़माने में 2 रुपये में हम बेचा करते थे, घूम घूम के बम्बई में। तो वो मेरे पास थी, तो मुझे याद आया कि उसमें वो सिंबल पड़ा हुआ है। तो मैंने वो सिंबल निकाल के देखा, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो शायद ही कुछ लोगों को पता हो उस ज़माने में, जो ओशो से मिले होंगे या जो उस आनंद शिला कैंप में आए होंगे। बाकी तो थोड़े 2-4 महीने या 6 महीने में वो सिंबल ओशो ने बदली कर दिया था। अब सिंबल के बारे में क्या बात की जाए। जब मैं ओशो के पास आया था, तो आपको बताऊं, जो सिंबल है वो ये सिंबल था। हाँ, देखिए, टेक्नोलॉजी है आजकल, ये बंद कर देते हैं। हाँ, तो जी, ये सिंबल था। जब मैं ओशो के पास आया था, तो ये सिंबल हुआ करता था, ये बड़े पर बैनर पे होता था ये सिंबल, और ओशो इसके आगे बैठा करते थे और अपना प्रवचन, लेक्चर या डिस्कोर्स कहो, वो देते थे। और ये एक बड़ा बैनर होता था ब्लू रंग का, और उस पर ये जो चक्र दिख रहे ना, गोल गोल गोलाकार, ये था। और ये भी सिल्वर रंग की थी, और बीच में वो मेरा ख्याल है ऑरेंज थी, और कभी वो सिल्वर रंग की भी होती थी या गोल्डन रंग की होती थी। खैर, बहुत 50-55 साल पुरानी बात है, 71 की बात है, 70 की, अब 1970 की बात। खैर, वो हमेशा ही उनके पीछे वो सिंबल होता था, और आगे वो बैठ के लेक्चर देते थे क्रॉस मैदान में ज़्यादातर, या कहीं शिविर होता था तो वहाँ भी लगाते थे। तो अब इस सिंबल के बारे में क्या बात की जाए, क्योंकि सिंबल की भाषा तो बहुत पुरानी है। जिसे हम कहें ना, एम्बलम या चिन्ह या निशानी, क्या क्या नाम होते हैं, साइन जिसको बोलते हैं, साइन। तो जब इंसान ने प्रतीक, इसके क्या क्या नाम होते हैं, प्रतीक, चिन्ह, साइन, निशानी, सिंबल, एम्बलम, क्या क्या नाम होते हैं। हम तो सीधी सादी भाषा जानते हैं, तो हम कहते हैं भाई सिंबल है, या अंग्रेजी का शब्द सबको मुंह चढ़ जाता है जल्दी से, या साइन होता है, साइन बोर्ड। जब
कोई कार चलाते हैं तो उनको भी रोड पे साइन देख के चलाना पड़ता है, गलती ना हो जाए, लेफ्ट की जगह राइट पे ना मुड़ जाएं अगर साइन ना हो तो ऐसा है कि सिंबल की भाषा बहुत पुरानी है। जब इंसान ने अपनी कोई ज़बान भाषा नहीं तैयार हुई थी तो लोग ऐसे फूल बना देते थे, जानवर के चिन्ह, पंछी के निशानी पत्थरों पर। तब तो कागज़ भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी हमारा जो इंसान का जो माइंड है, मन है हमारा, जब हम सपना देखते हैं तो हम वो भी सिंबल में देखते हैं, साइन में देखते हैं, चिन्ह की भाषा में ज़्यादातर होती है। कोई कहे गुलाब, तो जैसे ही हमने सुना गुलाब तो गुलाब का फूल हमारे दिमाग में एक उसकी छाया आ जाती है, एक निशानी सी। कोई कहे पिंक गुलाब, लाल गुलाब, पीला गुलाब, तो वैसा ही हमें हमारी स्मृति में, हमारी याद में वो अंदर बन जाता मन के पर्दे पर। तो खैर सिंबल तो बहुत सारे ओशो ने चेंज किए हैं, मेरा ख्याल है 5 नहीं, छठा सिंबल भी है। और छठा जो सिंबल है वो आपने देखा होगा। हर एक सिंबल के अपने मतलब है। और इसके बाद ये जो सिंबल है, इसके बाद एक सिंबल था, वो था ओम का। ये ओशो के लेटर हेड पर भी, जब ओशो हमें दीक्षा देते थे, संन्यास देते थे, तो लेटर हेड दिया करते थे। तो मुझे तो वो भी नहीं दिया था शुरू में, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा दे दिया था जिसमें सिर्फ मेरा नाम लिखा था। खैर बाद में तो वो मुझे मिल गया। तो लेटर हेड को पे जो सिंबल होता था एक साइड में, वो बाकी वो हमारा नाम लिख देते थे, खुद अपने साइन कर देते थे। तो एक कागज़ हमें दे दिया जाता था एक प्रमाण पत्र की तरह। फिर वो वक्त आया तो वो ज्योति की जगह, वो आकार की जगह दूसरा सिंबल बना दिया ओम का। तो वो थोड़े दिन चला, मेरा ख्याल महीना 2-4 महीने चला होगा, शायद साल भर चला होगा। तो ऐसा सुनने में आया था कहीं और किसी और संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में ओम का लेटर हेड है या उनका सिंबल है तो नकल अच्छा नहीं लगता, हर गलत लोगों को गलत फहमी हो जाए, तो वो भी निकाल दिया गया। तो ओम के बाद फिर तीसरा सिंबल वो मिसिंग था, उसकी मैं आपको तस्वीर बताऊं। वो सिंबल था ये वाला सिंबल था। ये सिंबल आया था 1973 में, जब बम्बई में अंबरनाथ में एक शिविर थी, आनंद शिला। वहाँ एक बड़ा आश्रम बनाने की योजना थी। बहुत बड़ी ज़मीन थी, बीच में से नदी भी, छोटी सी नदी भी बहती थी, और पहाड़ियाँ थी, कौन सी उनको नाम भी भूल गया, एक पर्वत श्रृंखला थी, बड़ी दूर से पहाड़ियाँ नज़र आती थी। पीछे वो हाजी मलंग का जो मशहूर टेकरी है, पहाड़ है, वो भी नज़र आता था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला याद आया मुझे, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला थी बहुत बड़ी। उस ज़मीन पे ओशो कम्यून बनाना चाहते थे, लेकिन आधा अधूरा काम तैयार हुआ, रास्ता भी बना, बंगला भी बना, एक लोगों के रहने के इंतज़ाम भी हुई, लेकिन फिर कोई लीगल समस्या आती है। भारत में कुछ भी करना हो तो लीगल प्रॉब्लम बहुत आ जाती है कि वो खेती बाड़ी की जगह है, वहाँ आप रहने का नहीं बना सकते हैं, रेसिडेंशियल परमिशन नहीं मिलती है, वगैरह वगैरह। तो और भी बहाने होंगे हजार। खैर वो कैंसिल हो गया, तो उस जगह ये सिंबल था। फिर इस सिंबल का भी एक वक्त आया जब ओशो पूना आए, तो फिर दूसरा सिंबल बन गया पूना में, फिर तीसरा बना, चौथा बना, ऐसे 6 सिंबल हैं ओशो के। अब इन सिंबल की क्या व्याख्या करना? अगर हर एक सिंबल की व्याख्या करने लगो तो अब वो वक्त गया, और उस वक्त के साथ जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके मन में, उनके स्मृति में कुछ यादें बसी हुई हैं। और अगर इन सिंबल की व्याख्या करने लगो तो सिंबल तो एक इशारा होता है, और इशारा समझा जाता है। संक्षिप्त में, कम से कम लफ्ज़ों में कहने की भाषा है सिंबल। कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कहना हो तो सिंबल है। अब ये है कि बात कहाँ से शुरू करूँ कि इसके पहले कि मैं ये आपको इन सिंबलम जो प्रतीक चिन्ह हैं, निशानियाँ जो है ओशो ने अपने लेटर हेड पे चुनी थी,
या आश्रम के ऊपर या कहीं कई जगह लगाते थे कभी कभी। तो उससे पहले एक सिंबॉलिक कहानी जो ओशो से मैंने सुनी थी वो सुना देता हूँ। ओशो ने एक उदाहरण दिया है कि एक आदमी बाजार से पंछी खरीद के लेके आ गया। वो पंछी की भाषा समझता था, तोतों की भाषा समझता था और पंछियों की भाषा, पंछियों से बड़ा उसका प्रेम था। तो एक बार वो बाजार से एक अच्छा सा पंछी खरीद के ले आया, तोता समझ लो, लेके आया, उसे पिंजरे में रखा। तो रोज उसको जैसे सुबह उसके बातचीत हो तो वो भाषा समझता था पंछी की, तो बोलता था तो उदास क्यों? आदमी ने पूछा कि भाई मैंने पहले भी कई तोते पाले हैं, लेकिन वो तो सुबह सुबह कुछ ना कुछ बात करते हैं, तो उदास क्यों है? तो बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन है मुझे, क्योंकि मैं अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से बिछड़ गया हूँ, वो मैं यहाँ अकेला हो गया हूँ, तो मुझे बड़ा वो सैडनेस और अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर क्या किया जाए, कैसे तुझे मैं खुश कर सकता हूँ? तो बोले कम से कम आप मेरा एक मैसेज, मेरा एक संदेश मेरे साथियों को भेज सकते हैं। आप जंगल जाते होंगे तो वहाँ दूसरे जो पंछी होते हैं, तोते होते हैं, वहाँ जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो मेरे साथियों से आप अपनी भाषा में, मेरी भाषा में जो आप जानते हैं, उसमें उनको बोलना भाई कि तुम्हारा एक साथी मेरे घर पे है, पिंजरे में, उसके पास सब कुछ इंतजाम है, खाना पीना रहना सब कुछ, उसकी सेवा करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो बड़ा उदास रहता है। ये कहानी आपने सुनी होगी। बस उनको बोल देना कि भाई ये मेरा मैसेज दे देना, वो उनकी खबर मुझ तक पहुँच जाए, मेरी खबर उन तक पहुँच जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वैसे ही करता हुआ आदमी दूसरे दिन जाता है जंगल में और आवाज़ लगाता है उसकी भाषा में, अपनी पंछियों की भाषा में। तो कुछ पंछी आ जाते हैं उड़ते हुए, एकदम सामने आके बैठ जाता है। सबसे एक बड़ा पंछी कुछ बोलता है तो समझ आता है कि भाई किसके बारे में बात कर रहे हो? तो बोला तुम्हारा एक साथी है जो मेरे घर पे पिंजरे में है, बिल्कुल अच्छी तरह से मज़े में है, लेकिन वो बहुत उदास है। तो पूछा है आपका हाल, उसने बताया कि मेरा हाल बता देना। तो उसने बोला अच्छा वो पिंजरे में बंद है, और ये उसने सुना और वो डाली से एकदम से नीचे गिर गया। अब जिस आदमी ने वो देखा कि ये तो मैंने इसको सुनाया कि भाई तुम्हारा दोस्त बंद है, जाके देखा तो वो बिल्कुल मुर्दा पड़ा हुआ नीचे। उसको बड़ा अफसोस हुआ, बाकी पंछी उड़ गए। अब वो परेशान हुआ कि बेचारे को बड़ा शौक लगा है कि यार इसका दोस्त, इसका साथी पिंजरे में बंद है। तो घर पे आया तो पूछा उस पंछी ने भाई कि क्या हुआ, मेरा समाचार आपने पहुंचाया? बोलता जी बड़ा अफसोस है, लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने बताया उनको कि भाई तुम पिंजरे में मेरे घर पे हो, तो उसने तो सुनते ही, तुम्हारा जो दोस्त था, जैसे उसने सुना उसको तो ऐसा हार्ट अटैक हो गया और गिर गया, एकदम से मर गया। तो इसने भी जैसे ही इसने खबर सुनी, ये भी जो पिंजरे में ऊपर बैठा था अपने झूले पे, एकदम से वो भी गिर गया नीचे पिंजरे में, मर गया। अब वो परेशान हो गया, अरे उसकी मौत की खबर सुन के ये भी मर गया, अब क्या किया जाए? तो उसने दरवाजा भी, पंजे का जो छोटा सा दरवाजा निकाल के, अब क्या क्या किया, एकदम लगता है मर गया, इसको भी हार्ट अटैक हो गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो पंछी एकदम से मुर्दा पड़ा हुआ था। अब वो सोचा कि पानी लाऊं, इसको छींटे मारूं कुछ, थोड़ा सा वो हटा के वो पंछी फड़फड़ा के एकदम से उड़ गया। तब उसको लगा कर ये क्या हुआ, उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि पंछियों की भाषा समझता था, लेकिन ये सिंबॉलिक जो भाषा है, अब जिस तोते ने, जिस पंछी ने जंगल में उसको खबर भेजनी थी, इस तोते को उसने लफ्ज़ों में, शब्दों में, लैंग्वेज में नहीं कहा कुछ, वो उसने बता दिया कि तुझे क्या करना है। जैसे ही खबर उसने सुनी वो मर गया, मतलब गिर गया नीचे से। उसने ऐसा नाटक किया कि भाई बस तू भी मर जाना तो आज़ाद हो। तो आज़ाद होने के लिए कैसे पिंजरे से छुटकारा हो, उसके लिए वो कहानी का वो उदाहरण दिया मैंने। घुमा फिरा के बात कही होगी, आप ओशो की ज़बानी सुनेंगे तो आपको ज़रा मज़ा आएगा ज़्यादा। भाई मैं कोई लेक्चर देने वाले लोगों में से नहीं हूँ, बस दोस्तों से गपशप बातचीत कर लेता हूँ। तो ये जो सिंबल की भाषा है, अब हम पहले ही सिंबल को ले लें। जब मैं ओशो के पास आया था, अब इसकी व्याख्या करो, लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या करेंगे।
लेकिन मैं तो बड़ा सीधी सीधी बात करता हूँ कि जो मुझे समझ में आया कि ये जो चक्र दिखाई देते हैं आपको, बीच में ज्योति है, ज्योति आत्मा का, रूह का, कॉन्शसनेस का, जागृति का प्रतीक है, होश का। और ऊपर जो 7 आपको गोलाकार नजर आते हैं सर्कल, फिर कभी 9 होते थे, किसी में 7 होते थे। खैर 7 मानो तो 7 शरीर समझ लो कि 7 जिस्म है इंसान के पास, फिजिकल बॉडी है, ये स्थूल शरीर जिसे हम बोलते हैं, ये सबको दिखाई देता है। लेकिन हमारे पास मन भी है, मन का शरीर होता है, भाव जगत का शरीर होता है। ऐसे योगियों ने, जब ओशो ने 7 शरीर की बात की, तो वो चर्चा आप सुनेंगे तो डिटेल में पता चलेगा। यहाँ मैं बोलने लगूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे और मैं पूरी बात कह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बात ही अलग है। तो 7 शरीरों का प्रतीक है, भी 9 है। अब 9 का अलग प्रतीक होता है कि भाई सबके लिए एक हो, तो 1 2 से लेकर हमारे 9 तक जो गिनती है, फिर 0 आ जाता है। तो ओशो ने सारी बात कही है 1 से लेकर 0 तक, और 0 पहले है और 0 अंत में है। अब ऐसा है कि इस सिंबल के बाद ओम का सिंबल ओशो ने चुना। तो ओम का जो व्याख्या की जाती है, यूनिवर्सल साउंड या एग्जिस्टेंशियल साउंड, या कहें कॉस्मिक साउंड। अब ये भाषा के फर्क है, लेकिन साउंड, ध्वनि, आवाज। तो यूनिवर्सल साउंड भी होता है, जागतिक, कॉस्मिक। तो जब हम मौन हो जाते हैं, पूरे चुप हो जाते हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर है, जिस्म है, वो एकदम स्टिल, स्थिर हो जाता है। मन भी, हमारे अंदर जो बातचीत चल रही है, जो गपशप चल रही है, चिटचैट चल रही है, अंदर कोई नहीं होता है तो हमारे अंदर बातचीत 24 घंटे चलती है। जब वो भी चुप हो जाता है, आदमी पूरा मौन हो जाता है, कंप्लीटली साइलेंट, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, कोई अंदर, मन के अंदर कोई बातचीत नहीं चलती है, और ना कोई इमोशन होते हैं, दुख के, सुख के, खुशी के, जहाँ सिर्फ हमारा होना होता है। तो बीइंगनेस का जो साउंड है, जब बीइंगनेस में हम होते हैं, तो धीरे धीरे वो बीइंगनेस में मैं भाव मिट जाता है, जिसको कहते हैं शून्यता का अनुभव होता है। तो मैं भाव मिट जाता है, तो जब मैं ही नहीं रहा तो हम ये कह नहीं सकते कि मुझे ये अनुभव हुआ। अनुभूति वहाँ होती है, और बड़ा आश्चर्यजनक होता है। वहाँ समय भी गया, समय का भी पता नहीं चलता है। घंटों बीत जाए तो आपको पता नहीं चलेगा इतने घंटों बीत गए। लेकिन उसके लिए तो साधना करना पड़ता है। जब तक व्यक्ति साधना से न गुजरे, तपस्या से, डिसिप्लिन से, तब तक वो लम्हा आता ही नहीं है, वो क्षण जीवन में आता ही नहीं। घंटे नहीं, बरसों लगे रहो, 1000 ढंग से हमारा मन बहाना बनाता है, कुछ सोच विचार करता है, अतीत में, माजी में कुछ सोचता है, या फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, भविष्य में की सोचता है। लेकिन सोचने की जो प्रक्रिया है, जो चलन है, सोचने का जो चक्कर है, वो बंद नहीं होता है। और जब तक सोच विचार बंद न हो, तब तक अपनी खोज का रास्ता नहीं निकलता है। मन से कोई संबंध ही नहीं है सत्य का। सत्य के पार, मन के पार जाना बड़ा मुश्किल है। असंभव नहीं है, मुश्किल है। हमने भी बहुत कोशिशें की, कुछ झलक मिली असलियत की, तो पता चला कि कुछ बात और है, ओशो कहते कुछ और हैं, सिंबल की भाषा अलग है। तो अभी सिंबल की भाषा जो बाद में भी ओशो ने सिंबल बनाए, तो ओम का तो मैंने बताया, उसके बाद में ये सिंबल आपको बताया। अब मैं आज सिंबल की बात कर रहा हूँ तो कर ही दूँ, नहीं तो फिर मन में ना रह जाए ना कुछ। अब जैसे ये सिंबल ओशो ने बनाया, ये उनके हाथ का बना हुआ है। तो इसका मतलब, अब उन्होंने बताया कि ये कमल का फूल है खिलता हुआ, उसमें ज्योति प्रकट हो रही है, कुछ ऐसे ही सिंबल बना है। और महानंद मधु ने हमें बताया था कि ओशो का एक हाथ ऐसा था और एक हाथ ऊपर ऐसा था, ये कुछ
अब ये ना मालूम कि वो जो नीचे वाला हाथ है, हथेली है, वो क्या है कि संभाले रखना, ये सिंबल बातें हैं। ऊपर से क्या है कि एक तरह का आशीर्वाद है, या आप सिक्योर हैं ओशो के हाथ में। तो ये गुरु बहुत सारे क्या बोलते हैं टेक्निक, उपाय, लेकिन वो हम सिंबल को पकड़ के बैठ जाएं तो बात नहीं बनती है। फिर पूना आए तो फिर वो एक बिंदी थी, फिर ट्रायंगल था, फिर नो वाला ट्रायंगल था, फिर एक सर्कल था, फिर उसके बाद में, तो ये सब उन्होंने बयान भी किए हैं अपने लेक्चरों में, लेकिन सब मुझे याद नहीं है। और वो तो आपने पूछा देव की, तो मैंने सोचा चलो अब ये बात करो, सिंबल से हमें बंधना नहीं है। जो आखिरी सिंबल था, उसके पहले वाला सिंबल जिसमें दो पंछी थे, एक के ऊपर एक ऑरेंज रंग का, एक सिल्वर रंग का, तो वो भी गुरु शिष्य की बात थी, उस्ताद की और चेले की बात थी कि भाई उस्ताद तुम्हारे साथ में साये की तरह रहता है जहाँ भी तुम हो। लेकिन अंत में तो ओशो ने कहा है कि आपको गुरु से भी मुक्त होना है, गुरु को भी पकड़ के नहीं बैठ जाना है। शुक्र अदा करो, धन्यवाद दो, जब तक जरूरत है, जब तक तो ठीक है, लेकिन फिर वक्त होता है कि अकेला। तो आखिरी सिंबल था ओशो का, वो आप देख लीजिए, वो सब जानते हैं उसको, तो आप हर किताब में है, हर जगह। वो अकेला पंछी उड़ रहा है और चांद तारे और गैलेक्सी जमीन से, वहाँ कोई है ही नहीं, अकेला है पंछी। ओशो ने अपने उस पर भी बनाया था, अपने रोब के ऊपर भी बनवाए थे वो सिंबल। तो ऐसा है कि फाइनली तो आपको अगर अपनी खोज करनी है, खुद शनासी जिसको बोलते हैं, सत्य की खोज, अपनी खोज, आत्मा की खोज। शब्दों का मामला अलग है, अनुभूति अलग है। बस कह सकते हैं खोज है, लेकिन करनी तो पड़ती है। शुरुआत तो करनी से करो, कोई भी ध्यान आप पकड़ें, अंत में अकेलापन, अकेलापन के बाद मैं भाव से रहित चैतन्य की अवस्था आती है। लेकिन वो आती है, आप जबरदस्ती उसको क्रिएट नहीं कर सकते। हो गई तो हो गई, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। फिर प्रयास करते करते एक तरह की वो एक आदत सी हो जाती है, समझ लो ना, कंडीशन सी हो जाती है कि फिर पहले पहले तो आपको बड़े प्रयास, कोशिश करनी पड़ती है, फिर भूल जाते हैं। उसी से संबंधित एक प्रश्न है, चलो अच्छा हुआ। तो सिंबल से अपने आप को बांधो मत, उनका उपयोग करो, लेफ्ट राइट सीधे जाओ, पीछे मुड़ के देखो, 1000 सिंबल्स हैं। लेकिन क्या है कि सिंबल सिर्फ इशारे हैं, और इशारे जैसे पंछी का ऐसा है ना, पंछी ने इशारा किया तो दूसरे पंछी ने समझ लिया, ना बात की ना कुछ कहा, करके बता दिया कि मर जा। ओशो ने भी कहा है कि ऐसे जियो जैसे तुम नहीं हो, हाँ, जैसे तुम, वो बड़ी लंबी बात है। आपका एक प्रश्न और है, वो प्रश्न है जी, जयवीर सिंह जी ने पूछा है। प्रणाम स्वामी जी, काफी दिनों से आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। काफी दिनों से आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मैं दिन भर अपने कार्यों में होश साधने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सधता नहीं है। यह मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न कहाँ है जी, ये है कि क्या डायनामिक मेडिटेशन के बिना होश को साधना असंभव है? नहीं, असंभव तो नहीं है। आपने कहा कि आप काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। मैं दिन भर अपने कार्यों में होश साधने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन सधता नहीं है। मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। दिन तो खैर कुछ भी बात नहीं है, महीने भी कुछ नहीं, बरसों लग जाते हैं। भ्रम भी हो जाता है कि हम जाग गए हैं, मन बड़े भ्रम पैदा करता है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। अब पहले शरीर के तल पर जो स्थूल है उसके प्रति जागना होता है हमें। हमारी जो एक्टिविटी होती है तो हम यंत्रवत करते हैं, मैकेनिकल। हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, जिस्म है, ये स्वचालित यंत्र है, ऑटोमेटिक मशीन है हमारी बॉडी। थोड़ा सा हमें करना पड़ता है, जैसे भोजन खाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है,
लेकिन जैसे ही वो जबान से नीचे खिसका, फिर हमारा काम बंद हो जाता है। फिर बॉडी अपना काम, शरीर अपना काम शुरू कर देता है, उसको पचाने का, खून बनाने का, ये बनाने का, वो बनाने का। कुछ हड्डी बनेगी, कुछ अक्ल बनेगी, कुछ आंखों की रोशनी बनेगी, और कुछ बहुत कुछ बेकार होगा, उसको सुबह बाहर भी फेंकना पड़ेगा। वो शरीर का काम है। तो शरीर में 24 घंटे काम चल रहा है। ये शरीर जो है, इंसान का जो जिस्म है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। पानी पियो, खाना खाओ, उठो बैठो, चलो फिरो, काम करो, कितने काम करने पड़ते हैं? तो सारा एक्टिविटी होती है, इसमें एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, शक्ति लगती है। और शक्ति हमें भोजन से मिलती है, ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन नहीं करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। तो फ्यूल तो देना ही पड़ता है ना गाड़ी में। तो अब एकदम से होश वाली बात आती है, तो उसके लिए बड़ी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए कि आपको होश बना रहे 24 घंटे। पहले तो दिन में शरीर के प्रति आपको छोटी छोटी सी एक्टिविटी के पीछे आपको देखना पड़ेगा। ओशो ने तो कहा है कि आप शुरू से शुरू करें, एकदम से जब सुबह उठें तो जैसे ही नींद खुले, होश को संभालें। आप अपना पहला पैर रखते हैं ज़मीन पर, दूसरा रखते हैं, तो देखें कि पैर उठ रहे हैं। आप देखने वाले हैं, वो आप नहीं उठा रहे हैं, पैर उठ रहे हैं। चलना फिरना, नहाना धोना, बातचीत करना, ड्राइविंग करना, जो भी छोटे मोटे काम है, अपने शरीर को देखते रहें, देखते रहें। 1000 बार भूल जाएंगे। ये मैंने भी बहुत कोशिश की। धीरे धीरे बात बनती है, लेकिन अभी भी भूल जाते हैं जी। अब क्या किया जाए कि शरीर के प्रति जागरूक रहें, फिर मन के प्रति भी। शरीर के प्रति तो धीरे धीरे साधना इतना मुश्किल नहीं है, भौतिक है, वो भी भूल जाते हैं। 1000 बार भूल जाएंगे आप दिन में। देखना, जो कोशिश करेंगे वो भूलेंगे। कभी घंटे भर बाद याद आएगी, कभी 10 मिनट बाद आएगी, कभी 2 मिनट बाद याद आ जाएगी, कभी एक क्षण भर भी याद आ जाएगी। बुद्ध ने ओशो ने उसके भी उदाहरण दिए हैं। बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा। अब मैं फिर से वो बातें दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनकी वो बातें सभी रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो असंभव नहीं है, मुश्किल बहुत है। शरीर के प्रति जागना, फिर मन के प्रति जागना। जो भी ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं 24 घंटे, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनको सिर्फ देखना है। अगर निर्णय लेने लगेंगे, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्यों आया ये विचार, तो आप फिर बातचीत में पड़ गए। उसको निरीक्षण करना, देखना है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेना कि बुरा विचार है, अच्छा विचार है, क्यों आया, मैंने तो नहीं बुलाया। तो जैसे ओशो बोलते हैं, बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आसमान बिल्कुल खाली रहता है। तो ऐसे विचार के भी बादल आते रहते हैं। फिर इमोशन है हमारे, हम बैठे बैठे खामा कभी कभी ऐसे उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी गाने के मूड में हो जाते हैं, गाना गुनगुनाने लगते हैं। तो ये मूड हमारे बदलते रहते हैं। तो पहले शरीर के प्रति होश, विचारों के प्रति होश, फिर भाव के प्रति होश, मूड के प्रति होश। रिएक्शन करते हैं ना, हम प्रतिक्रियाएं कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा तो फौरन बिना सोचे समझे। तो ये साधते साधते ही सधती है बात, बात बनते बनते बनती है। तो परेशान ना हो, लेकिन लगे रहें। हाँ, डायनामिक, हाँ बहुत ज़रूरी है। डायनामिक से साफ सफाई हो जाती है। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, उसका भी अहम रोल है, डायनामिक का भी। अब आपका शरीर युवा है और अच्छे मजबूत हैं, तो जम के डायनामिक किया करें, नहीं तो थोड़ी बहुत सांस ही खींच लिया करें, लेकिन किया करें। अब आया जी, ये बातें बहुत हो जाएगी लंबी, तो आपको एक दो कविताएं सुना दी जाए। क्योंकि अभी मेरा जन्मदिन आया था, लोगों ने बधाई दी, मैंने पूरी बात नहीं कह पाई मैंने, क्योंकि बड़ी लंबी हो जाती है जी। अब लोगों के पास आजकल समय नहीं, पढ़ने का तो समय है ही नहीं, और वीडियो भी अगर लंबी बनाऊंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, सुनिए, कैसे यह इंसान बना होगा, कैसे यह इंसान बना होगा, कुछ अंदाजा तो लगा होगा, कुछ अंदाजा तो लगा होगा। मैं कहाँ था उस वक्त, फिर कैसे मुझे पता होगा। ये मेरे जन्म के बारे में लिखा कि जब मैं पैदा हुआ, ये शरीर, ये जिस्म जब माँ के गर्भ से निकला, बाहर आया, तब मैं वहाँ था कि नहीं।
इसीलिए मैंने वो जन्मदिन के ऊपर बात कही कि भाई हमें तो पता नहीं है ना, मुझे तो पता नहीं है, माँ को पता है, पिताजी को पता, पड़ोसियों को पता, भाई बहनों को, दूसरों को, सबको पता है कि मेरा जन्म हुआ, लेकिन मुझे तो पता नहीं है। मुझे कब पता चला? खोज इसी को बोलते हैं कि आपको पहले अपनी खोज लगानी चाहिए, करनी चाहिए। जब तक आपको अपना पता नहीं चलता, सारे धर्म, सारे मजहब, सारे रिलीजन, सारे विश्वास, अंधविश्वास, मानना और नहीं मानना सब बेकार है। खुद का पता चला न खुदा का पता चला, भुगती सजा न फिर भी खता का पता चला। तो वही ऐसा है कि अपना पता लगाओ। तो आगे की बातें हैं कि किसी ने कभी कहा होगा, जैसे सबको, मेरी माँ ने में जब कुछ 7 साल का होगा, 5 या 7 साल के, बहुत छोटी उम्र थी, मुझे पता नहीं कि हलवा क्यों बन रहा है घर में। अचानक से एक दिन हलवा पूरी बन रही है, हम शाम का, हम बच्चे तो खेल रहे थे, फिर सब बुलाया, आओ बैठो। फिर उसने बोला कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो मैं बड़ा चौंका कि मुझे तो पता ही नहीं है जन्मदिन। तो वही बात है कि किसी ने कभी कहा होगा, तो हमें तो अपने माँ बाप ने कहा, तुमने भी कहीं सुना होगा, आपको भी माँ ने बताया होगा, पिताजी ने बताया होगा, भाई ने बताया होगा तेरा जन्मदिन है। 2-3 साल तक तो पता ही, जबान ही नहीं आती है, हमें थोड़ी पता होता कि हम पैदा होते हैं। वो हम बच्चों को गलत सलत बता देते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा पूछता भी है कि भाई, तो उल्टी सीधी बातें हम समझा देते हैं ताकि वो सवाल ना पूछे। कई धर्मों में सवाल पूछना ही मना है। भारत में तो हमारी परंपरा रही है, सवाल से बात शुरू होती है। बहुत सारे उपनिषद हैं, ओशो ने बात की है। सबसे बड़ी बात है गीता, जो भगवत गीता जिसको बोलते हैं, या वो सवाल से ही शुरू होते। प्रश्न पूछा जाता है शुरू शुरू में। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है, संजय जवाब देता है, फिर वो अर्जुन प्रश्न पूछता है तो कृष्ण जवाब देते हैं। प्रश्नों पर बहुत सारे ग्रंथ हमारे भारत में हैं, जो किताबें हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं। इतने प्रश्न बुद्ध के सामने। तो लेकिन दूसरे मजहबों में, खासकर इस्लाम में, प्रश्न पूछने की मनाही है। ज़्यादा प्रश्न पूछो तो समझते हैं कि पागल है, दिमाग खराब है, ऐसी बातें नहीं पूछते हैं। खैर, मैं उन लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैंने उसकी याद दिलाई तुम्हें। मैंने वीडियो शेयर की है, कभी उन्हें देखना। इंसान अगर नहीं हो तो क्या बुरा क्या भला होगा। अगर ज़मीन पे आदमी इंसान ना हो तो क्या बुरा होगा, क्या भला होगा। जज करने वाला, निर्णय करने वाला कौन होगा? हाँ, सारी दुनिया, पंछी, परिंदे, जानवर, उनको तो परवाह ही नहीं है किसी की। मुझसे अगर जुदा होगा तो वो कैसे मेरा खुदा होगा। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, जो गॉड, को भी नाम दो, अगर वो मुझसे अलग है तो फिर वो है या नहीं है मुझे क्या पता। मुझे अपने ही पता नहीं है। अगर वो अलग कहीं 7वें आसमान में है तो असंभव है फिर तो। हाँ, तो ये कहानियों से छूटना पड़े इंसान को। ये सारी ज़मीन एक होगी, कोई मुल्क न यहाँ होगा। सारी ज़मीन तो एक है ही, लेकिन हमने लाइनें खींच दी हैं, फेंस लगा दिए हैं, और न क्या क्या उपद्रव, 1000 हिस्से में बांट दी एक ज़मीन। ये साला राजनीति का, पॉलिटिशियन लोगों को सताने का। अब कितनी लड़ाइयाँ हो रही है सदियों से, अभी भी चल रही है। अफसोस होता है। ये खंडहर कहाँ से आया, ये खंडहर कहाँ से आया, कभी कोई यहाँ रहा होगा। ये गज़ल भी है अजीब सी, अक्ल ने यही कहा होगा। भाई मेरी बात ऐसी है कि लोग समझते हैं बिल्कुल बेतुकी बात करता है, लेकिन भाई अपनी बात तो ऐसी ही होती है। तो आखिर में 2-3 बातें और कह दें आपको। ना बुरा हुआ पैदा, ना भला है आदमी, अलग अलग सांचों में ढला है आदमी। तो हमें लगता है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जर्मन हैं, चाइनीज़ हैं, अमेरिकन हैं। ये सब झूठी बातें हैं। हमें पता नहीं है, इसलिए बचपन से हमारे दिमाग में ये बातें डाल दी जाती है हमारी मर्जी के बिना, और इन बातों को हम सच समझ लेते हैं और उसे ऐसा चिपक जाते हैं, डरते हैं छोड़ने को। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है लफ्ज़ों के साथ, शब्दों के साथ, इसके प्रति भी जागना होगा। शरीर तो मैं हूँ नहीं,
भाषा भी मुझे दी गई है, उपयोग कर लो इसका, लेकिन इससे बंधे मत रहो। बात बहुत लंबी हो गई है, 35 मिनट हो गए हैं। सोचा था कुछ और कहने का शायद, लेकिन संक्षिप्त में जो सिंबल की बात थी वो कह दी है, और बाकी वो होश की बात है। हमारे स्वामी जी कौन है? रविंद्रनाथ क्या नाम है उनका? रवि सिंह है, कुछ ऐसे ही नाम था। जयवीर सिंह। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, नहीं तो फिर दोबारा कभी बात होगी। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, लेकिन पता नहीं, कुछ आजकल इतना मूड नहीं होता ना लिखने का ना बोलने का, लेकिन सोचता हूँ फिर से कुछ शुरुआत की जाए ताकि लोगों से संपर्क बना रहे। तो फिर दोबारा मुलाकात होती है, और फिर कुछ शायरी भी सुनाएंगे। हम तो शायरी में ही संक्षिप्त में बात करते हैं। चलो, आजकल टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, तो कुछ न कुछ कहने का बहाना मिल जाता है। तो फिर से ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि।